रहे हैं, हम शासन कर रहे हैं, हम शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? और ऐसा क्यों हो रहा है जो हमारे ही देश में हो रहा है, हमारे प्रदेश में हो रहा है? क्या ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है? क्या सारी दुनिया का लोकतंत्र ऐसा ही है? और अगर है तो क्यों इसलिए वो लोकतंत्र की इतनी वाहवाही करते हैं कि लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन प्रणाली है? शायद ऐसा नहीं है। तो हमें ये भी विचार करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा कि दूसरे देश जहाँ लोकतंत्र है और जहाँ के लोकतंत्र में लोगों की ज्यादा सुनी जाती है और प्रशासन का कम सुना जाता है, ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन है, वहाँ हमारे गांव में स्कूल में पढ़ाई कैसे होगी, हमारे लोकल पीएचसी में इलाज कैसे होगा, उस पर हमारी सुनवाई होगी, हमारा हक है वो हमारे हिसाब से चलेगा। तो वो जो डिसेंट्रलाइज व्यवस्था है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं है और कैसे आएगी? हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे जिले में किस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होगा और वो कैसे काम करेगा, ये चीज भी जो है वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से डिसाइड होगा। तो ये जो आज हिंदुस्तान में 3 लोगों का राज चलता है, पीएम, सीएम और डीएम, उसके अलावा और कोई नहीं है। और उसके बाद वो जो है वो डिक्टेटर बन जाता है, वो अपने आप में जो है स्वयं बन जाता है और उसको पूछने के लिए कोई भी लोकल बॉडी का किसी तरह का जो प्रावधान नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत जहाँ है भी, वो भी आपको वो चुनौती देगा आपको कि हम तो ऐसे ही करेंगे। फिर हम वहां जाते हैं तो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में क्या होता है तो 15 साल, 20 साल, 30 साल तक कोई सुनवाई नहीं होती है। तो जितने भी हमारे जल जंगल जमीन वगैरह संबंधित जो चीजें गई हैं, जो पीआईएल्स गई हैं कोर्ट में, उनका क्या हश्र है वो हम आप जानते हैं और किसी सेशन में हमारे जो लॉ के जानकार हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो यही न्याय व्यवस्था हो गई है। तो इस तरह का लोकतंत्र क्या हम और आगे चलाते जाएंगे? क्या ये और बदतर होता जा रहा है? ये कैसे रिवर्स होगा? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इन चीजों पे इस सत्र में हम प्रयास करेंगे कि हम विचार करें और इस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारा क्या योजना होनी चाहिए, हमारी झारखंड महासभा जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का उसमें क्या योगदान हो सकता है। इस सेशन में हम इसी पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे और आज के दिन में राजनीतिक और सामाजिक चुनौती भी इसी में, कि चुनौती का हम आसानी से सामना करते अगर लोकतंत्र हमारे यहाँ ढंग से काम करता। चूंकि काम नहीं कर रहा है इसलिए समस्याएं और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी समझ है। तो मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सेशन में ये चल रहे हैं और मैं काफी किताबें भी लिखी है। नहीं तो आज का सम्मेलन में मुझे अवसर देने के लिए आपको खासकर जनाधिकार महासभा को धन्यवाद देते हुए मंच पर उपस्थित प्रोफेसर जर्नलिस्ट भारत भूषण जी और देश की जाने माने मानव की बात कहते हैं दाऊद श्रीवास्तव जी। यहाँ मंच नीचे भी बहुत सारे भाई नाम मौजूद हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं करना चाहता। सभी साथियों को जोहार। खासकर आज का बैठ के ही शायद बोलना ज़्यादा उचित होगा, कराऊंगा तो आप और पीछे हो जाएंगे, तो शायद मैं प्रिफर कर रहा हूँ बैठ के बात करने का। तो साथियों, लोकतंत्र, स्वशासन और आज की चुनौती, ये जो आज का थीम है, हमें जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, आप सभी लोग समझते हैं, सभी लोग सोचते हैं कि इस देश में लोकतंत्र है, लेकिन मैं कुछ उल्टा दिशा से सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस देश में लोकतंत्र नहीं। अगर आप इस देश में जो संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वहां सिखा के देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन देखिए, उसमें जो है आपको पता चलेगा कि 72% जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर जो थे वो सो कॉल्ड अपर कास्ट थे। आज भी अगर आप देश में देखेंगे तो जितना भी जगह उठा लीजिए, देश का मंत्रिमंडल उठा लीजिए, सरकारी बड़े-बड़े आईएएस आईपीएस जितना बड़ा होता है उठा लीजिए, पूरा मीडिया जगह उठा लीजिए, कहीं भी उठा लीजिए, आपको सभी जगह वही रेशियो मिलेगा। 70+ जो है कि अपर कास्ट वहीं पे बैठा हुआ। और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे इस देश में लोकतंत्र मौजूद है। मैं तो लोकतंत्र उसी दिन मर गया था। इसीलिए सर जयपाल सिंह मुंडा, क्योंकि उनका गांव है यहाँ, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आदिवासियों से आपको लोकतंत्र सीखना पड़ेगा, आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते। उन्होंने देश के जितने बड़े-बड़े वहां पे संविधान सभा में मौजूद थे, नेहरू, पटेल से लेकर भीमराव अम्बेडकर, जितने लोग थे सारे लोगों को कहा। उसके जवाब में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जयपाल, सिर्फ हमें 10 साल दे दो, 10 साल के बाद तुम आदिवासी सब भूल जाओ। आज देखिए उनका कहने का क्या तात्पर्य था कि हमारा देश इतना अच्छा हो जाएगा कि एक एक व्यक्ति को संविधान लागू होने के बाद 10 साल में न्याय मिल जाएगा कि कोई
आदिवासी का दर्द नहीं रहेगा। आज भी 70 साल से 7 दशक से ज्यादा हो गए इस देश का संविधान लागू हुए, क्या हमारा दर्द नहीं है? दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया है साथियों। दलितों का, आदिवासियों का, महिलाओं का, कोई भी समुदाय में आप चले जाइए, दर्द वहां पे दिखाई देगा। आज जो संविधान, इसीलिए दूसरे जयपाल सिंह मुंडा को ये भी याद करना चाहिए, जब इस देश में अलग पाकिस्तान की मांग चल रही थी, अलग खालिस्तान की मांग चल रही थी, उसी समय में उनका भी मांग था हमें आदिवासिस्तान दे दो। लेकिन उनके आदिवासिस्तान का मतलब अलग टेरिटोरी नहीं था। उनका मतलब यह था जो हमारा आदिवासी इलाका है उस इलाके का एमपी आदिवासी होना चाहिए, एमएलए आदिवासी होना चाहिए, वहां का कलेक्टर, वहां का डीसी, एसपी, यहाँ का थानेदार, यहाँ का सीओ, पीडीओ सारे आदिवासी होना चाहिए। अब 5वीं अनुसूची उठा के देख लीजिए पूरे देश का, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र से भी गैर आदिवासी हमारा प्रतिनिधित्व वहां कर रहे हैं। और जो आदिवासी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो इस देश के बड़े बड़े राजनीतिक दलों के गुलाम बन गए हैं। कानून क्या कहता है? सिंपल सा, आदिवासी का जमीन दूसरा नहीं ले सकता है। लेकिन पूरे देश का 5वीं अनुसूची राज्य उठा के देख लीजिए, सारे जगह पे आदिवासी का जमीन पे गैर आदिवासियों का बड़ा बड़ा स्कूल, बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट, सारा कुछ बना हुआ है। रांची देख लीजिए, हमारे सामने है। रांची का 90% गांव जो है कि मुंडा आदिवासियों का था, आज कहां चले गए? सीएनटी एक्ट का क्या हो गया इस राज्य में? महाराष्ट्र में आप चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, सारे जगह पे आदिवासियों का जमीन रक्षा के लिए कोड बना हुआ है। आपने देखा इस देश का संसद को एक दिन आदिवासी जमीन पर चर्चा करते हुए? नहीं देखा साथियों। फिर भी आप अभी विश्वास कर रहे थे इस देश में लोकतंत्र मौजूद है। इस देश में जो है कि बड़े बड़े पूंजीपति पैसा खर्च कर रहे हैं, चुनाव में करोड़ों करोड़ों रुपया बहा रहे हैं, वो जो है उसके बाद उनकी सरकारें बैठती हैं और जो है कि उनके लिए कानून नियम बनाया जाता है। हमारे पक्ष में जो नियम कानून है उसको नहीं लागू किया जाता है, उसके बाद भी आप कहेंगे यार इस देश में लोकतंत्र है। अब देख लीजिए पेंडेमिक में लोग, लाखों लोग अपने परिजनों को खोया और मोदी जो है कि सारा कोल ब्लॉक जो है कि प्राइवेटाइज कर रहे थे, ऑक्शन कर रहे थे। फिर भी आप कहेंगे इस देश में लोकतंत्र है? हाँ, मैं एक दिन वोट देते हैं, उसके बाद क्या हमारे लिए लोकतंत्र है इस देश में? नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है। हम सारे लोगों को धर्म और जाति के नाम से जो है कि बांट के उनको जैसे भी लेना है, ये रूलिंग क्लास का खेल है। अभी आप देखिए, अभी यूपीएससी का आया रिजल्ट, यूपीएससी का एक कमेटी बनाया गया था कि देखिए दलित आदिवासी पास क्यों नहीं कर रहा है। अभी उसका रिपोर्ट आ गया, कह रहा है कि उनको जो है कि जानबूझ के अपर कास्ट के जो फाइनल आते हैं वो इंटरव्यू में कम नंबर देते हैं, जबकि वो रिटर्न में ज्यादा नंबर लेके आते हैं। क्या कहेंगे इस देश में क्या हो रहा है? लोकतंत्र का मतलब क्या होना चाहिए? आपने एक चिट्ठी लिखा, तुरंत आपकी सुनवाई होगी। अभी देखिए क्या हो रहा है, यही आप ही के साथ क्या हुआ इस देश में। पिछला कई वर्षों, 2 वर्ष जो कोविड का था, लगातार चुनाव हो रहा है, वहां भीड़ का भीड़ जमा हो रहा है, वहां पे कोविड का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है गाइडलाइन का। और यहाँ आप सम्मेलन करेंगे, 100 लोग बैठ जाएंगे, उसमें उल्लंघन हो रहा है। झारखंड में यहाँ गाइडलाइन जारी किया गया, शादी में 100 लोग आ सकते हैं, लेकिन महासभा का सम्मेलन में 100 लोग नहीं आ सकते। क्या लॉजिक है? शादी में कोविड नहीं फैलेगा, यहाँ पे कोविड फैलेगा। फिर भी आप कहेंगे लोकतंत्र है। हमें सोचना पड़ेगा साथियों, इस देश का लोकतंत्र को कॉर्पोरेट ने हाईजैक कर लिया। जो हमारा एक वेलफेयर स्टेट के रूप में इंडिया शुरुआत हुई थी, जिसका 91 के बाद ये धीरे धीरे कॉर्पोरेट के हाथ में चला गया। आज जो है कि पूरा कॉर्पोरेट का धीरे धीरे गुलाम हो रहा है। अब देख ही रहे कि आपके सामने सारा कुछ चीजों को बेचा जा रहा है, धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। हम सारे लोगों के दिमाग में डाल दिया गया कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। उसी तरह सारा व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था कुछ तरह चौपट किया गया कि सरकारी व्यवस्था सब खराब है, स्कूल खराब है, हॉस्पिटल खराब है। धीरे धीरे हर चीज को प्राइवेटाइज करके स्टेट भीतर आवे कर दिया। लेकिन हम लोग मस्त है, क्यों? क्योंकि हम अपना धर्म और जाति का लड़ाई, विशेषकर धर्म की लड़ाई नहीं छोड़ सकते। अभी आप में से कई जो है, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि अभी जाके पता चल जाएगी फलाना जगह मुस्लिम जो है कि हिंदू को किया, उठ के जाके वहां पे पत्थरबाजी करने चले जाएंगे। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग होंगे, सन्ना ईसाई की लड़ाई, सन्ना लोग होंगे, सन्ना ईसाई की लड़ाई उनको दिलचस्पी है, लेकिन इस देश में आरक्षण खत्म कर दिया जाए उस पर किसी की दिलचस्पी नहीं है। आप देख रहे हैं रेलवे को बेचा जा रहा है, सारा जो है कि अब कल भी बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, मतलब जितना भी पब्लिक सेक्टर जो चीजें सारे बिक गए हैं। आपको नौकरी कहाँ मिलेगा, रिजर्वेशन कहाँ मिलेगा? लेकिन देख रहे हैं इस देश में युवा निकल रहा है, वही युवा लोग दंगा करने के लिए तुरंत जो है कि निकल पड़ रहे हैं हर जगह पे। तो हमें समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र को हम लोगों ने पिछला 70 साल में 7 दशक में समझा ही नहीं इस देश में। तो लोकतंत्र का जहां भी बात हम करते हैं, अब देखिए संविधान ने हमें क्या दिया? संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया मित्रों, लेकिन आज मौलिक अधिकार का क्या असर हो रहा है? मौलिक अधिकार को एक तरह से अपराध के रूप में देखा जा रहा है। अगर मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 आप देख लीजिए, फादर स्टैन स्वामी का यह बात कर लीजिए।
4-5 साल लगातार हम लोगों ने काम किया 2009, 10, 11, 12 के आसपास। उनके ऊपर एक केस नहीं हुआ आज तक। मेरे ऊपर कम से कम 3 केस चल रहे हैं अलग अलग विस्थापन आंदोलन की शामिल होने के कारण, लेकिन उनके ऊपर एक केस नहीं था। वो एकमात्र व्यक्ति थे जिसको मैं इतना करीब से जानता हूं, मैं दावे के साथ करता हूं, जिन्होंने अनुच्छेद 19 का बाखूबी से उपयोग किया। वो क्या करते थे? लिखते थे, सम्मेलन में जाते थे, अपने विचार रखते थे और क्या करते थे? ये करने की वजह से उनके ऊपर यूएपीए डाला गया। मतलब क्या? मतलब यह है कि आप अगर अपना मौलिक अधिकार का उपयोग करेंगे तो आपको जो है कि आतंकवादी बताया जाएगा। आज इस देश का मौलिक अधिकार का मतलब हो गया आतंकवाद गतिविधि। मौलिक अधिकार नहीं रहा इस देश में, तो ये सरकारें जो है कि हमें ये बता रही हैं। तो इस परिस्थिति में आपको सोचना है कि इस परिस्थिति में हम कैसे लोकतंत्र की बात करें। ये जो आरएसएस, संघीय सारे चीजों को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए सारे लोगों के मन में भी डालते हैं ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स। मैंने बहुत बार दिल्ली वगैरह बड़े बड़े सम्मेलन में सुना, बड़े बड़े प्रोफेसर बस आर्ग्यू कर रहे हैं ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है इसलिए इंडिया में नहीं चलेगा। क्या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है? क्या आपको राइट टू इक्वालिटी नहीं चाहिए? राइट टू लाइफ नहीं चाहिए? आपको राइट टू जाए कि डिग्निटी आपको नहीं चाहिए? राइट टू फ्रीडम नहीं चाहिए? क्या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है इंडिया में नहीं लगेगा? मतलब साफ है कि इस देश में मनुवादी लोग, संघी लोग इस देश में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था को डाल के जो है कि सारा चीजों को चलाना चाहते हैं। आप इस पर देखिए, ये ब्राह्मणवादी 15% लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जब दंगा करवाना है, जब चुनाव करवाना है तो कहेंगे गर्व से कहो हिंदू है, लेकिन जब अधिकार देने की बात होगी तब कहेंगे तुम दलित हो, तुम आदिवासी हो, तुम ओबीसी हो, तुम फलाना फलाना हो, तुम अछूत हो। सोचिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र है। जब तक इस चीज को 85% दलित, आदिवासी, ओबीसी नहीं समझेंगे तब तक शासन 15% लोग ही करते रहेंगे। आप पार्टियों को उठा लीजिए ना, आप देखिए लोकतंत्र कहाँ है। एक राष्ट्रीय पार्टी अपना सीएम जो है कि एमएलए बैठ के राष्ट्रीय पार्टी के सीएम चुन नहीं सकते, उनको आला कमान से ऑर्डर चाहिए। क्या लोकतंत्र है? जितने पार्टियों का लेफ्ट पार्टी को भी आप देख लीजिए, कितने दलित आदिवासियों को उन्होंने जगह दिया है पुलिस ब्यूरो और बाकी जगह पे, बताइए हमको। फिर आप कहिए कि इस देश में लोकतंत्र दलित आदिवासी के लिए भी मौजूद है। तो हमें सोचना पड़ेगा साथियों, दूसरों पे सिर्फ उंगली उठाने से बातें नहीं चलती है। दूसरी बात है स्वशासन का। स्वशासन का जब बात हम करते हैं तो सीधा सीधा हम आदिवासियों का बात करते हैं, अब हुआ राज। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, फिर से मैं संविधान को रेफरेंस दूंगा। जब संविधान बना, उसका मसौदा बना, मसौदा अनुच्छेद 13 को अनुच्छेद 3 में आदिवासी शब्द लाया गया था, अंग्रेजी में एबोरिजिनल शब्द लाया गया था। लेकिन इस देश के मनवादियों को पसंद नहीं आया। उनको लगा कि अगर आदिवासी एबोरिजिनल शब्द संविधान में होगा तो इस देश के आदिवासी भारत के प्रथम निवासी हो जाएंगे, इन लोगों को सारा अधिकार पहले मिल जाएगा। मनवादियों ने षड्यंत्र किया। 1 दिसंबर 1940 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में आए और उन्होंने 491 संशोधन लेके आया और उन्होंने आदिवासी शब्द को संविधान से खारिज करवा दिया। जब 2 दिसंबर जब मनंगल में जवाहरलाल नेहरू को पता चला, 2 दिसंबर 1948 को हाउस में आए और उन्होंने कहा मैं भीमराव अम्बेडकर से जानना चाहता हूं कि आदिवासी शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन से क्यों हटाया। थोसलेबाजी किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और कहने लगे कि आदिवासी शब्द का कोई अर्थ नहीं है, आदिवासी शब्द का कोई अर्थ नहीं है। शेड्यूल ट्राइब का बहुत बड़ा अर्थ है। इंग्लिश में शेड्यूल ट्राइब दिया और हिंदी में अनुसूचित जनजाति। हमको बताइए कि देश का दुनिया का कौन सा जो है कि डिक्शनरी है जिसमें शेड्यूल ट्राइब का अनुवाद अनुसूचित जनजाति होगा? अनुसूचित जन होना चाहिए ना। यही अनुसूचित जनजाति शब्द डाल के आदिवासी को भी जाति व्यवस्था में लोग थोप देना चाहते थे ताकि मनवादी लोग घोषणा कर सके ये देश उनका है, ये हिंदू राष्ट्र है, ये जो है कि आदि लोग ही इस देश का प्रथम निवासी है, यही घोषणा करना चाहते थे। इसलिए आदिवासी को भी थोप दिया। हम जाति व्यवस्था में नहीं आते हैं, हमारा अलग नस्ल व्यवस्था है, हम अलग नस्ल के लोग हैं। लेकिन आज वही जो संविधान से इस तरह से किया गया, दिमाग में डाल दिया। आज हमारा आदिवासी कहने लगा हम भी जाति व्यवस्था का है, फलाना उराव जाति, मुंडा जाति, संताल जाति, हो जाति, हम तो जाते ही नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, स्वशासन की जब हम बात करते हैं, जब संविधान में आदिवासी शब्द को स्वीकार ही नहीं किया गया तो स्वशासन को क्या स्वीकारेगा इस देश? आप बता के दिखाइए कि पिछला 70 साल में कोई एक सरकारी कदम उठा के दिखलाइए मुझे जिसमें आदिवासी शब्द का उपयोग किया गया हो इस देश में। 5 जनवरी 2011 को पहली बार इस देश का सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, महाराष्ट्र कैलाश बनम महाराष्ट्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्द उपयोग किया, आदिवासी ट्राइब एंड शेड्यूल्ड ट्राइब।
उसने कहा, जजमेंट उठा के पढ़िएगा, इस देश का 8% आदिवासी इस देश का असली निवासी है और बाकी 92% लोग बाहर से आए हुए व्यापारी या आक्रमणकारियों के संतान है। दो शब्द उपयोग किया है साहब, आक्रमणकारी और व्यापारी। तो आप देख लीजिए कि देश में किसको हक सबसे पहले मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब जब हम स्वशासन की बात करते हैं, जब आदिवासी को स्वीकार ही नहीं किया तब क्या हो सकता है। इसीलिए आप देखिएगा इस देश का हमारा आदिवासी के हक में बनाया गया पेशा कानून, वन अधिकार कानून, या संविधान में भी देखिए, संविधान का अनुच्छेद 19, जब भी हम लोग 5वां अनुसूची का बात करते हैं, दूसरे लोग गैर आदिवासी कहेंगे कि हमारा संविधान बोलता है इस देश का कोई भी हिस्सा में हम जा सकते हैं, बस सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। लेकिन वही लोग संविधान का अनुच्छेद 19 प्लस 5 और 6 को निगल जाते हैं, जिसमें कहा गया है यदि जनरल पॉपुलेशन या शेड्यूल्ड ट्राइब को किसी तरह को उनका अस्तित्व में आ जाएगा तो स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कानून बना के। उसका मतलब क्या है, हमारे 5वां अनुसूची को निकाल दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार को अधिकार है, केंद्र सरकार को अधिकार है कि कानून बना सकता है और कह सकता है कि अनुसूचित क्षेत्र में गैर आदिवासी लोग नहीं आ सकते, नहीं रह सकते, नहीं बच सकते, व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह से आदिवासियों को खतरा हो रहा है, उनका जमीन लुट रहा है, उनका खनिज संपदा जा रहा है, उनका जंगल जा रहा है। क्या इस बात को हमारे काबिल सांसद और विधायक उठाते? नहीं उठाएंगे साहब। क्यों? क्योंकि वो पार्टी उनके गुलाम है, मानववादी पार्टी उनके गुलाम है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो 5वां अनुसूची इलाका हमारा होने के बाद भी नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब यही है, जब आदिवासी को इस देश में स्वीकार नहीं किया गया तो उनका स्वशासन को स्वीकार करेगा। इसीलिए आप देखिए कि यहाँ जब खूंटी इलाके में लोगों ने क्या दावा किया, यही बगल में सोढ़ा गांव है, सोढ़ा गांव का एक कोरियन कंपनी 210 एकड़ जमीन लेना चाह रहा था, वही रघुवर दास का मोमेंट ऑफ झारखंड के समय में। सोढ़ा गांव के लोगों ने पत्थलगाड़ी किया, सर्वे को भगाया और वही पत्थलगाड़ी पूरा खूंटी इलाके में जाके तहलका मचा दिया। बाकी गांव में संदेश किया, जब सोढ़ा गांव के लोग पत्थलगाड़ी करके अपना जमीन बचा सकते हैं तो सारे गांव जमीन बचा सकते हैं। तो साथियों, मांग क्या था, इनका इतना ही कहना था, गवर्नर आपको हमारा मालिक बना दिया गया 5वां अनुसूची, वो हमारा रक्षा नहीं कर रहा है, हमारा जमीन लूट नहीं रहा है, रक्षा कर रहा है, इसलिए हम ग्राम सभा के द्वारा करेंगे। ग्राम सभा में पेशा कानून ने ग्राम सभा का अधिकार दिया, गलत इन्होंने क्या किया, लेकिन बदले में 10,000 लोगों पर जो है कि देशद्रोह का मुकदमा किया गया। उसके अलावा टोटल आप देखेंगे तो 11,200 लोगों पर बाकी मुकदमा किया गया, सब कुछ मिला जुला के। तो कहने का मतलब देश में लोकतंत्र नहीं है, हमारा स्वशासन, हम आदिवासी को जब स्वीकार नहीं किया गया तो कैसे स्वीकार कर सकते स्वशासन समझौता को, ये बहुत ही स्पष्ट है। तो आपको चर्चा करना है कि इस परिस्थिति में क्या करना है, मैं खत्म कर रहा हूँ, टाइम मेरा हो गया, लेकिन वर्तमान चुनौती क्या है उसमें 2-4 बात कह के खत्म करूंगा। साथियों, आज की तारीख में पहला चुनौती है कि प्राकृतिक संसाधन को हम कैसे बचाएं। हमारे पास बचा कुचा प्राकृतिक संसाधन को कैसे बचाएंगे, जल जंगल जमीन को कैसे बचाएंगे। आज ये बचाना क्यों जरूरी है, जो गैर आदिवासी है उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, जो बात में इस बात को सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में घुस गया है कि आदिवासी स्वार्थी है, अपना जमीन बचाना चाहता है, विकास विरोधी है। हम लोग नगरी में आंदोलन कर रहे थे, लाठी का एक केस था, उस समय में यही कहा गया। लोई कॉलेज के एक स्टूडेंट लोग एक डायलॉग में उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों हमें पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, क्यों हमारे लिए लोई यूनिवर्सिटी बनाना नहीं चाहते हैं। मैंने उनको कहा कि आपके पास जमीन है क्या, उन्होंने कहा हाँ, तो आप अपना सारा जमीन दे दो ना, मैं कल सरकार को बोल देता हूं आपकी लोई यूनिवर्सिटी बना दे। तब वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। तो हमें समझना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आदिवासी अगर जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, वो अपने स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। यूएन का आईपीसीसी ने अक्टूबर 2018 को ये जारी कर दिया है दुनिया में कि क्लाइमेट चेंज इतना असर पड़ रहा है कि धरती का अगर तापमान और 1.5 डिग्री बढ़ गया, अभी 13.5 तक चल रहा है, 1.5 डिग्री बढ़ गया तो दुनिया में कयामत आ जाएगी। अगर रोकना है तो अगला 10 साल का समय है। इसलिए जो भी लोग हैं, आदिवासियों का जल जंगल जमीन का लड़ाई में साथ होना चाहिए। आदिवासी न सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आदिवासी धरती को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। आदिवासी दुनिया का, धरती का जितना जीवित प्राणी, सारे चीजों को, सारे लोगों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। तो पहला चुनौती है प्राकृतिक संसाधनों को कैसे बचा, क्योंकि पूरी दुनिया का पूंजीपति इसी पर लुटने के लिए तैयार है। ना सिर्फ भारत देश, पूरा दुनिया, जहाँ आदिवासी, ब्राजील चले जाइए, आप जाके मेक्सिको, जहाँ चले जाइए, सब जगह आपको ये लड़ाई मिलेगा। फिलीपींस चले जाइए। इसलिए मजबूती के साथ लड़ाई कैसे प्राकृतिक संसाधन को बचाए, इसकी रणनीति होनी चाहिए।
दूसरा जो मौलिक अधिकार, जिस पर मैंने बहुत कह दिया कि आपका मौलिक अधिकार आज की तारीख में आतंकवादी गतिविधि हो गई, आपका मौलिक अधिकार आज की तारीख में आपराधिक गतिविधि हो गई, तो इस चीज को हम कैसे बचाएं? जब हमारा न्यायपालिका पूंजीपतियों का गुलाम हो चुका है, जब न्यायपालिका जो है कि ये संघियों का गुलाम हो चुका है, तो आप जाएंगे कहाँ? तो इस समय में हम कैसे संविधान को बचाएं, मौलिक अधिकार को बचाएं? तीसरा जो है कि इस देश में सबसे बड़ी चुनौती है कॉर्पोरेट का गुलामी। हमारा भारत देश कॉर्पोरेट का गुलाम होने जा रहा है। अभी आप देखिएगा सारा चीजें अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला सारे लोगों को दिया जाएगा, और खासकर 3-4 खासकर अंबानी, अडानी सारे चीज को ले रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, उसका हम विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग रेगुलर पढ़ते हैं। चौथा जो है कि संघियों से हम संविधान को कैसे बचाएं? आप निरंतर देख रहे हैं कि संघी लोग अपना संविधान लाना चाहते हैं, और आरएसएस का गठन 1925 को हुआ था। इनका टारगेट है कि अभी जब 25 आएगा 2025, उस समय में देश का संविधान बदल देना चाहिए, देश का तिरंगा झंडा बदल देना चाहिए, वहाँ पे भगवा झंडा होना चाहिए, वहाँ पे संविधान उनका आना चाहिए। तो इस चुनौती को हम लोगों को कैसे बताएं, कैसे इस चीजों को बदलने का कोशिश करें। और पांचवा और अंतिम जो है कि चुनौती, सबसे बड़ा चुनौती इस एरिया में मैं देखता हूँ, वो आदिवासियों को संगठित कैसे किया जाए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आज हमारा आदिवासी पार्टियों के नाम से आपस में बट गया है, धर्मों के नाम से बट गया है, समुदाय के नाम से बट गया है। आपको याद रखना चाहिए, बाबा तिलका मांझी से लेकर सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा तक क्यों लड़ाई जीते अंग्रेजों के खिलाफ? उन्होंने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने वो न धर्म के नाम से बटे हुए थे, न पार्टियों के नाम से बटे हुए थे, न किसी तरह बटे हुए थे। इसीलिए वो विजयी लड़ाई लड़े, उन्होंने जल जमीन का को बचाया। आप हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमें जो है कि उसको आगे बढ़ाना है। आपने समय दिया, मैंने बहुत समय भी ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के एक सबसे पहली मानव अधिकार कार्यकर्ता है, और जब से मैं अधिकार जानता हूँ कम से कम 20-25 साल, तब से दिन रात लगी हुई है, और न केवल मानव अधिकार का काम करती है, लेकिन उनका अपना घर का दरवाजा भी हमेशा खुला है, और अपना दिल भी हमेशा खुला है। उसके साथ करीब 15-20 साल तक कविता राइट टू मूव कैंपेन का क्या बोलते हैं संयोजक रही है, और उनके नेतृत्व में हम लोग काफ़ी संघर्ष करने की कोशिश किए हैं। कभी फूड सेफ्टी एक्ट के लिए, कभी रोजगार गारंटी कानून के लिए, कभी वनाधिकार कानून के लिए, कभी मातृत्व लाभ के लिए, और उसमें भी कविता का पूरा ऊर्जा और सोच हमें बहुत मदद किया है। तो आज लोकतंत्र के बारे में कविता हमें थोड़ा बताएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड जनाधिकार महासभा को मेरे को आमंत्रित करने के लिए। जब से फादर स्टैन की गिरफ्तारी हुई और पूरे देश में जो अग्रणी कार्यकर्ता थे, दलितों के हकों के लिए काम कर रहे थे, मजदूरों के हकों के लिए काम कर रहे थे, और उन सबको एक बिल्कुल झूठे केस में, भीमा कोरेगांव केस में फादर स्टैन के बहुत अग्रणी साथी, उम्र दराज जो जिन्होंने अपना घर ही बना लिया था आदिवासियों के बीच इसी धरती पे, जब इन लोगों को पकड़ के ले गए सामने से, और ये 2018 से सिलसिला शुरू होता है, और हम सबको पता है भीमा कोरेगांव नाम के का संदर्भ अब हमें केवल एक ही चीज बताता है कि कैसे जो औरों, जो गरीब आदिवासी दलितों की आवाज को उठाने के लिए मजबूरी दे रहे थे, जो लोग सरकार को टोकते थे और बहुत जबरदस्त ढंग से गरीबों का पक्ष रखते थे, उनको बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। और जैसे जैक्सन ने कहा, मेरे को फादर स्टैन 2018
बोला जा रहा था। उनके साथ एक और साथी अरुण फरेरा को वो अपनी मध्यम आवाज में बोल रहे थे और अरुण फरेरा अदालत को बता रहा था कि क्या फादर स्टैन चाहते थे। और फादर स्टैन ने क्लियर कहा, स्पष्ट रूप से, कि मुझे आप जमानत दे दीजिए, मैं अपने लोगों के बीच में जाना चाहता हूँ और वहीं अपना अंतिम दम तक जीना चाहता हूँ, आप मुझे जाने दें। मुझे ये हॉस्पिटल ले जाना इधर उधर चलता रहेगा, लेकिन इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। शायद वो जानते थे उनके साथ क्या होने वाला है। और 4 दिन में तबीयत बिगड़ी और उनको, हम सबको पता है, अस्पताल ले गए। और अस्पताल जब ले गए तो देखा कि उनको कोविड था। और पूरे जब जेल में जांच हुई तो मालूम पड़ा आधा जेल कोविड, आधे जेल के कैदी कोविड से ग्रसित थे और 6 तो भीमापुरे गांव के साथी लोग ही ग्रसित थे। तो हम आज ये जो सम्मेलन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस संदर्भ में जो यहाँ पे है, फादर स्टैन स्वामी की संस्थागत हत्या की जो हमारी मांग है कि न्याय दिया जाए, उनको उनका नाम इस झूठे केस से हटा दिया जाए। और जिन लोगों ने ये झूठे केस बनाए हैं, जिन्होंने झूठा उनको अंदर डाला और जिन्होंने उनको मरने छोड़ दिया गया, वो चाहे जेल के अधिकारी तक हो, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है लोकतंत्र की हत्या उस दिन बहुत जबरदस्त ढंग से हुई। हत्या तो लगातार हो रही है, रोज हत्या हो रही है, लेकिन ये हत्या जो लोकतंत्र की हुई, जिस तरह फादर स्टैन स्वामी को भेंट कर दिया गया, हमें इसके विरोध में छोड़ना नहीं है मुद्दा। इसमें हमें देश भर को गोलबंद अभी भी करना है। फादर स्टैन स्वामी को न्याय मिलेगा तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र को शायद एक बार और हम सब के लिए वो जनमुखी लोकतंत्र बनने का मौका मिलेगा। तो हमारा आंदोलन को इस रूप से हमें बढ़ाना होगा। अभी भी मालूम पड़ा यहाँ आने पर कि पत्थरगड़ी वाले मसलों में अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, वो केस चल रहे हैं। ये कौन सा न्याय है भाई? क्या संविधान का शिलालेख बना के डालना ये क्या देशद्रोही है? ये कोई देशद्रोही काम नहीं है। तो साथियों, मैं इस संदर्भ से अपनी कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। बहुत बुरा माहौल है, लेकिन इस बुरा माहौल में क्योंकि हम जी रहे हैं, तो हम जब जी रहे हैं हमें पूरा लड़ना पड़ेगा और कोई उम्मीद नहीं है। हम मरे हुए नहीं है, लोकतंत्र चाहे मरा हुआ हो, लोकतंत्र हमसे छीना जा रहा हो, लेकिन हम नहीं मरे हुए, हम जीवित हैं। और हर एक ठोकर जो हमको दिया जाएगा, हर एक ठोकर पे हम अपना सिर दोबारा से उठाएंगे। जो एक गाना आप ही लोग जब आप यूनाइटेड बिहार थे, रुके ना जो झुके ना जो, हमको इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमी तो ख्वाब हो उम्मीद। हम इसलिए आज अगर झारखंड जन अधिकार महासभा है, वो एक उम्मीद है, तो हम उस उम्मीद को जाने नहीं देंगे। हम अपने खुद के जीवन को निराशा में जाने नहीं देंगे। तो भाई लड़ना तो है ही, जीवन का दूसरा नाम लड़ना है। तो चलिए लड़ाई की बात करते हैं। वो भी ज्ञान देखेंगे जो बिगड़ा है, लेकिन जो कर सकते हैं उसके लिए वक्त कम है, तो वो हमें करना होगा। तो ये सारी बातें जो ग्लाडसन जी ने कही, मुझे लगता है कि हमें दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा आपको एक सवाल है कि उस सुप्रीम कोर्ट केस में जिसमें 80 लाख लोगों को फॉरेस्ट राइट्स वनाधिकार कानून से अलग थलग कर दिया था, उनको निकाल दिया था, उस केस का हुआ क्या? उस केस का अपडेट इन 2-3 दिनों में दिया जाना चाहिए। आखिर हम उस चीज को छोड़ नहीं सकते। जैसे पत्थरगड़ी मसलों में हमें बार बार दोहराना होगा, हमें बताना चाहिए कि ये केसेस
वो अभी भी कैद है, या हेमंत सोरेन सरकार जो फादर स्टैन स्वामी के लिए हर बार आवाज उठाई है, उन्होंने कुछ किया है, हम जानना चाहते हैं। मुझे लगता है देश जानना चाहते हैं, और हम इन मुद्दों में जवाब देंगे तो मुझे लगता है हम सवाल पूछना, क्योंकि सवाल पूछने से तो आपको जेल के अंदर डाल रहे हैं। सेडिशन, राजद्रोह का मसला आपके का धारा आईपीसी में राजद्रोह लगा देंगे। भाई आईपीसी की धारा 120 से लेकर 126 बकवास है। ये हम आपराधिक कानून में इनको सिक्योरिटी प्रोविजन, सारी सुरक्षा के कानून है, तो 120, 121 क्या है? आप युद्ध कर रहे हैं राज्य से, तो सारे लोगों पे 121A भी लगा रखा है, उसमें डेथ सेंटेंस है, आपको मौत है, उसकी सजा, और जिसमें आपको कुछ करना नहीं है। ये सारे जो क्राइम है 124 है सेडिशन, और अब सोचिए एक और है 126 जो है वो, क्योंकि 150 साल पुरानी आईपीसी है हमारी, उससे भी ज्यादा, तो उसमें एक है धारा कि वो लोग जो एशियाटिक देशों से लड़ रहे हो, अब हमको जॉर्ज बताते हैं, हमारे बीच में बड़े विद्वान बैठे, ये एशियाटिक देश कौन से हैं जो आज भी हमारे आईपीसी की धारा में है। तो ये सारे जो कानून है इनको भी, मतलब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, इनकी रिपील की बात करें ना, आईपीसी की इन धाराओं को हम वापस मांग करें, हम इनको वापस लें। क्यों? क्योंकि ये हमारी नीयत को अपराधिक कर देते हैं। They criminalize my intent, मेरी नीयत के अपराधीकरण। कविता बैठी हुई है, कविता ने भी जुबान नहीं खोली, लेकिन उसकी पूरी नीयत थी कि वो इस सरकार के हमारे क्या बोलते हैं, हमारे देश की आज़ादी, हमारे देश की सोवरेनिटी पे सवाल उठा लिया, देश की एकता पे सवाल उठा लिया। ये कविता की नीयत थी। जब उसने बात रखी, वो बात में ये बात नहीं थी, नीयत थी कि देश को तोड़ना, ये है। तो ये नीयत वाले कानून तो हमें रिपील, वापस लेने की बात करनी चाहिए। तो ये मेरी पहली बात है कि जो हमारे जितने सवाल हैं उनको हम लिखे, क्योंकि आप लोगों के आंदोलन, फादर स्टैन स्वामी को जो हमारे बीच में एक शहीद जिनको आहुति मैंने दे दी गई उनकी, हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं कभी चाहते थे, लेकिन इस सरकार ने हमें ये सवाल पूछे होंगे, और ये सवालों की सूची देश मांग रहा। और दूसरा, इन कानूनों को वापस लें, क्योंकि अगर मैं 8 मिलियन 80 लाख लोगों के एफआईआर कानून के विरोध में मैं खड़ी होंगी, तो वो कहेंगे कि भाई लगाओ इसमें धारा, ये तो देश को तोड़ने की बात कर रही है, ये क्या कर रही है, ये हिंसा उकसा रही है लोगों को। इसकी नीयत है कि गड़बड़ा जाए समाज को। तो साथियों, ये झारखंड महासभा जन अधिकार, अगर हमें अधिकारों की बात करनी है, वो कानून, वो व्यवस्था जो हमारे अधिकार को छीनती है, तो देख लीजिए, जहां अम्बेडकर ने हमें लाठी छोड़ा, वहीं आ गए। हमारी जुबान को आजाद कैसे रखे, हमारी सोच को आजाद कैसे रखे, हमारी लब को आजाद कैसे रखे, इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है, ये कानूनों को हटाना है। और इसी क्रम में मैं एक और कानून के बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहती हूँ कि हम ये तो कह सकते हैं ना कि हम एक पुलिस राज्य में जी रहे हैं,
गांव के नागरिक नहीं है। हम अपने गांव को भी बचाएंगे, लेकिन हम इस देश को भी बचाएंगे। जब लोग गए, सिद्दीक कप्पन एक पत्रकार, बहुत बड़े पत्रिका केरला की मलयालम मनोरमा के लिए लिखते, जब वो गए क्योंकि वो मुसलमान थे, उनको और उनके साथियों को पकड़ लिया। और आज चालान में क्या लिखा है, मैं क्यों पुलिस स्टेट की बात कर रही हूँ, पुलिस राज्य की चालान कर जाती है, निगरानी। जब हम निगरानी के अंतर्गत ही जिएंगे, और जो फादर स्टैन वगैरह गए भीमा कोरे गांव के सारे लोग, 2016 में एक 2-3 तरह के प्रोग्राम है। हम अपन प्रोग्राम यूज करते हैं, विंडोज और ये सारे प्रोग्राम यूज करते हैं हम लोग। इन्होंने एक नेट वायर करके, तो नेट वायर, अगर मैं लंबा बोल चुकी हूँ इसीलिए जॉ हंस रहे थे, अगर जॉ आप परमिशन दे तो मैं एक मिनट थोड़ा समझा दूँ कैसे सब नेट वायर किया। तो और मैं इसके बाद प्रॉमिस मैं चुप हो जाऊंगी। तो नेट वायर उन्होंने, रोना विल्सन दिल्ली में रहते थे, एक शोधकर्ता थे, और जो राजनीतिक बंदी जैसे फादर स्टैन स्वामी, सुधा भारद्वाज, जितने आदिवासी जेलों में थे वो सब राजनीतिक बंदी है, क्योंकि वो अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने फर्स्ट राइट्स की लड़ाई लड़ रहे थे। तो वो राजनीतिक बंदियों को भी रिहा करने का काम दिल्ली में करते थे, जैसे यहाँ पे सारे लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनके कंप्यूटर में प्रवेश किया, मोबाइल का प्रवेश थोड़ा देर में बताऊंगी, उनके कंप्यूटर में प्रवेश किया एक प्रोग्राम जिसको बोलते हैं नेट वायर, और उस प्रोग्राम फाइल बनाना शुरू कर दिया। उस प्रोग्राम में अपने आप फाइलें शुरू हो गई। तो आपके कंप्यूटर पे फाइल है कविता श्रीवास्तव, दयामणि बारला, या फादर स्टैन स्वामी, या और सारे लोग स्टैन स्वामी वगैरह, ये लोग प्रधानमंत्री को मार डालना था। तो चलिए आप उसका एविडेंस दीजिए, कभी नहीं कुछ दिया। और फिर कहा तो रॉकेट लॉन्चर कि इनके कंप्यूटर में मिल गया, क्योंकि खुद ने फाइल प्रवेश करी, फिर कंप्यूटर उठा ले गए तो ये सारी निकाल दी। और तो जब प्रवेश करी इस तरह की फाइल, उसमें रॉकेट लॉन्चर से मिसाइल कैसे फेंकी जाएगी ये फाइलें भी डाल दी। तो मैंने वाहियात चीजों की फाइलें डाल दी, और उनको राष्ट्रद्रोह छोड़िए, UAPA जो आतंकवादी कानून, जिसमें नक्सलाइट होने के नाम पे मेरे को पकड़ा जा रहा, फादर स्टैन स्वामी से कहते हुए कि आप तो अंतरराष्ट्रीय माओवादियों के गिरोह के हिस्सेदार है भाई, आप तो, उन्होंने और क्या किया, जैसे माओवादी लोग, माफ करना, कोई उनके लिए कोई, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, कोई नीचा दिखाने के लिए नहीं, जैसे अपनी मिनट्स टाइप करके एक दूसरे को भेजेंगे, जैसे हमारी राइट टू फूड की मिनट्स हो, और वो कह रहे हैं मिनट्स भी मिल गए हमको, तो हमको मिनट्स भी मिल गए माओवादियों के जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो माओवादी के नाम पे इतने 16 लोग को पकड़ के ले गए, हैनी बाबू और 3 लोग कबीर कला मानुष के, तो इसलिए पकड़े क्योंकि उनको बोला भाई आप प्रूवर बन जाओ ना, बोल दो, क्योंकि एविडेंस तो था नहीं, साक्ष्य कुछ था नहीं, उनको पता है ये जो कंप्यूटर का साक्ष्य नहीं चलने वाला है, उनको पता है कि इसको कितना भी वो लोग कर ले वो नहीं चले, तो कह रहे आप अप्रूवर बन जाओ, वो नहीं बने तो उनको भी जेल में डाल दिया। तो नेट वायर प्रवेश करके इस तरीके से निगरानी करके फाइलें डाल के उन लोगों को एविडेंस क्रिएट करके उनको पकड़ करके, कभी आप कानूनी बैठक सिर्फ UAPA पे करिए, और हम लोग आर्सेनल रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए आइए, उसको एक छोटे सत्र में मत करिए, सबको समझना होगा ये पुलिस स्टेट, ये निगरानी स्टेट, ये आपराधिक जनता को घोषित करने वाला कौन सा स्टेट बन रहा है। और दूसरा 2016 में उनका, और 2016 से मोबाइल में करीब 350 लोगों के मोबाइल, जिसका 140 लोग का तो डॉक्यूमेंट भी मिल गया, वायर को संभावना है कि ये 140 लोग का, उनमें पेगासस एक और प्रोग्राम पेगासस, ये भी ध्यान रखिए, उसको प्रवेश करा के उन्होंने उनके मोबाइल से सर्विलांस शुरू कर दिया। मैं कह रही हूँ कोई लोकतंत्र नहीं टिक सकता, मीडिया बिक गया, क्योंकि ये सारा कुछ जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनाम कॉर्पोरेट राष्ट्र, हिंदू कॉर्पोरेट हिंदू राष्ट्र, उसको आप कैसे बोल रहे, उसके
आपके ने हमारे गाने और नारे तो है हमारे पास। हम खत्म करेंगे आजादी के नारे से जो कमला वसीम ने इस देश में पॉपुलराइज किया। बाकी वो लंबा नारा, हम एक छोटा नारा देंगे कि हम लड़ेंगे और लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़े हैं, जीते हैं, लड़े हैं, जीते हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। juga kumpul ko hatu jalautan samaj ren subcintak ko nitare Junas Batayo Minaya Megna Bata Minaya Jadrej misi kawita Chindangi bahar eho mina pea okoy ko kain nahi lariya betana lekin soben ko ke marang gon ke hatu takrare मुंडा समाज पढ़े थे। आज झारखंड रे आदिवासी को पढ़े थे। आपके सोबन को के जोहार रुहार मिलते काजी सनतना और सोबन को ओ स्वागत होगा। मरंगुन के जयपाल सिंह के गांव टकरा में आए तमाम हमारे दूर दराज के तमाम साथीगण, समाज के अगुवे और समाज और राज और देश के सभी शुभचिंतकों का टकरा में हम आदिवासी समाज की ओर से आप तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। विशेष करके हमारे दिल्ली से जो बहन आई है, जो मानवाधिकार के लिए लड़ते रहती हैं, कविता जी, जयद्रेज जी, मेघनाथा हैं और स्वशासन आंदोलन के शुरू से मैं देखते आ रही हूँ। जुनासदा यहाँ पर मौजूद हैं और भी तमाम साथी हैं। सबको हमारे तरफ से झारखंडी जोहार। मैं आप लोगों के बीच में एलिना जी बार बार बोल रही थी कि आप 11 बजे आ जाइएगा, लेकिन जिन चुनौतियों को रेखांकित आप लोगों ने किया है, सही में आज की तारीख में चुनौतियां इतनी जबरदस्त हैं कि हम आज लोकतंत्र की बात सोच भी नहीं पा रहे हैं कि आज लोग कहाँ हैं। तंत्र के रूप में निश्चित रूप से में जो सत्ता का तंत्र है, वो सत्ता का तंत्र वो रात दुना दिन दुना और रात चौगनी रफ्तार के साथ वो काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जैसे शुरू से जानते हैं कि भारत एक कल्याणकारी देश है जहां लोकतंत्र है। लेकिन आज की तारीख में जब आजादी का झंडा फहराया जाता है आज भी, तो हम लोग स्कूल में छोटे थे तब जन गण मन की बात करते थे, गीत गाते थे। लेकिन आज की तारीख में जहां लोकतंत्र की बात होती है और जहां पर गणतंत्र की बात होती है और जहां पर चुनौतियों की बात होती है, तो मेरा मन हमेशा कांपते रहता है और मेरा मन झंडा के नीचे रहते हुए भी मैं जन गण मन की गीत ही नहीं गा सकती हूँ। असली की आज की तारीख में जिस चुनौतियों का बात करते हैं, मैं अभी ग्रेसन भाई से पूछ रही थी कि मैं आपका बात थोड़ा सा कम सुनी थी, आपने क्या क्या रखा, आप मुझको थोड़ा सा बता दीजिए। तो इन्होंने जो पेशा की बात है, पेशाधिकार को लेके अपनी बात रखे हैं। भारत के संविधान में या तो झारखंड के लिए जो आदिवासी और यहाँ के लोगों के लिए जो संवैधानिक अधिकार है, उस पर भी अपनी बात रखे हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ। स्वशासन किस तरह से आया और आज की तारीख में स्वशासन कहाँ गायब हो रहा है, उन चुनौतियों पर मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। एक तो आज की तारीख में जैसे हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, कविता जी ने अपनी बात रखी और
इंडिया का नाम आज की तारीख में है। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन भारत का नागरिक है, झारखंड के यहाँ मिट्टी के हैं, तो हम लोग जो हमारा अपना अधिकार है उसका दावा कल भी बिरसा मुंडा सिंधु कानून ने शुरू किया था। बाबा तिलका मांझी से लेकर बिरसा मुंडा तक जिस स्वशासन के लिए और जिस लोकतंत्र की रक्षा के लिए और जिस मिट्टी के लिए और जिस गांव समाज के लिए जिन्होंने शहादत दिया, संघर्ष किया, शहादत दिया, आने वाले पीढ़ी को भी हम लोग चाहते हैं कि वो संघर्ष का हथियार हम लोग देके जाएंगे और इसीलिए हम लोग भी जहाँ सकते हैं वहाँ पर मतलब अपनी बात रखने के लिए या तो सीधे तौर पर मैदान में आज की तारीख में चुनौतियों का जहाँ तक सवाल है तो चुनौतियां इतनी जटिल है कि आज से 10 साल पहले तक भी हम लोग इस चुनौती को नहीं समझ पाए थे। यहाँ पर मेघनाथ सामने है, मैं उनका चेहरा देखती हूँ तो मुझे कई आंदोलन याद आते हैं। जुनासा को मैं देखती हूँ तो 96 में जब 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति ने यहाँ साइन किया था और एक स्वशासन का सपना लोगों ने देखना शुरू किया था। सिस्टर मुसी सामने है, मैं फादर स्टैन स्वामी को भी मैं उसी समय से मैंने दिल से देखने की भी कोशिश की थी और समझने की भी कोशिश की थी। जब आज की तारीख में वो उस समय का जो बात सपना था और आज का जो हकीकत है वो जमीन और आसमान का अंतर आ गया है। मैं इसलिए बात को जमीन और आसमान की बात कह रही हूँ कि आज जिस CNT एक्ट की बात करते हैं हम लोग जहाँ पर बैठे हैं ऐतिहासिक जगह है। खूंटी जिला ऐतिहासिक जगह है। यही खूंटी जिला की धरती ये बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है, संघर्ष का क्षेत्र है और यही जब भारत का संविधान बना तो इस संविधान में आदिवासी मुंडा समाज से जाने वाले मरंगों के पहला आदमी है तो ये इलाका ऐतिहासिक इलाका है। लेकिन आज की तारीख में आज हम लोग सुबह ही बात कर रहे थे कि अब CNT एक्ट पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है, SPT एक्ट पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। सर मेरे मुंह से इस तरह की बात सुनने के बाद लोग मुझे कायर कहेंगे आप लोग, लेकिन ये बात सच्चाई है। सच्चाई इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे मित्रों, जिन चुनौतियों को आज हम लोगों को सामना करना चाहिए था, जिन चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए था, जिसको कोयल कारो जनसंगठन ने स्वीकार किया था, जिस चुनौती को नेतरहाट फिल्पारी रेल क्षेत्र में वहाँ जनसंघ समिति ने स्वीकार किया था और संघर्ष को हमेशा उन्होंने 40 साल तक जिंदा रखा, शहादत देने के लिए तैयार हुआ। एक एक व्यक्ति बिरसा मुंडा बना, एक एक व्यक्ति सिद्धू कानू और चांद भैरव का वंशज अपने को मान के, चाहे तो वो कारपोरेट की बात करेंगे या तो केंद्र सरकार की योजना की बात करेंगे। लोगों ने कहा था कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे तो नहीं दिया। आज की तारीख में 2014 के बाद सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं कि 2014 के बाद घोषणा करने के बाद नहीं, लेकिन जिस तरह से अंदर से तमाम चीजों को खोखला करने का काम किया। CNT एक्ट, SPT एक्ट का लड़ाई जब यहाँ रघुवर सरकार अमेंडमेंट की बात की तो हम लोगों ने सारे लोग मिलकर अमेंडमेंट का विरोध किया। एक्शन ले आए, गाँव एक्शन ले आया और उस अमेंडमेंट को रद्द करने के लिए हम लोगों ने मजबूर किया। उससे पहले 2014 में जो लैंड ऑर्डिनेंस एक्ट लाया था और उस एक्ट को कन्याकुमारी से, मुझे याद है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का एक एक किसान चाहे आदिवासी है या तो नॉन आदिवासी है, मुझको याद है पार्लियामेंट स्ट्रीट से जंतर मंतर से लेके पार्लियामेंट स्ट्रीट तक उस ऑर्डिनेंस का विरोध किया था। आज एक एक मंत्री और एक एक संसद को कविता जी याद करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किस तरह से उठक बैठक करके उनसे पूछा गया था कि आप लैंड ऑर्डिनेंस के साथ हैं या तो देश के किसानों के साथ। अंत में मोदी को कहना पड़ा था कि अब मैं तीसरी बार ऑर्डिनेंस नहीं लाऊंगा। आज हम सभी जीत थी, लेकिन आज की तारीख में झारखंड में जब CNT एक्ट का विरोध हम लोगों ने किया तो CNT एक्ट को दरकिनार
खतरा लाया। आज वोट लिंचिंग क्यों हो रहा है? आज सरना और ईसाई के नाम पर वोट बांटने का काम कर रहा है। मित्रों, हम लोगों ने जब लैंड ऑर्डिनेंस लाया, बाद में जब झारखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक लाया, तब भी हम लोग चुपचाप थे। जहां तक मुझको याद है, हम लोगों ने विरोध नहीं किया। 2017 का कानून लाया तो भी विरोध नहीं किया। और उसी समय किस तरह से बुरा नहीं मानिएगा, सरकार ने बहुत बारीकी से काम करने का कोशिश किया और योजना बनाओ अभियान के तहत में 2 तरह का रिपोर्ट गांव वालों से मांगा। गांव के लोगों से कहा कि एक आप संसाधन नक्शा बनाओ और एक पॉपुलेशन का नक्शा बनाओ। और उसके बाद हमारे लोग, आज ही हम लोग सुबह बात कर रहे थे, बहुत सारे मानकीन मुंडा लोग, ग्राम प्रधान लोग हंसते हंसते बोला कि यहाँ पर हमारा पट्टी जमीन है, यहाँ पर हमारा नदी है, वहाँ पर हमारा नाला है, यहाँ पर हमारा ये है, वहाँ पर वो हमारा है। गांव वाले लोगों को लग रहा था कि सही में विकास का काम इससे होगा, लेकिन विकास का काम तो नहीं हुआ। मैं चुनौती पर ही बोल रही हूँ, लेकिन उस विकास का काम तो नहीं हुआ। झारखंड में 5वीं अनुसूची लागू है। ग्राम सभा के भीतर में एक गिट्टी और मिट्टी गांव वालों के हाथ में है। सीएपीएफ भी यही कहता है कि क्या भर्ती और धरती, नदी और नाला तमाम चीज गांव वालों का है। सीएपीएफ भी कहता है कि ग्राम सभा के अधिकार का है। लेकिन रघुवर सरकार ने क्या लाया? भूमि बैंक लाया। 23 लाख एकड़ जमीन को भूमि बैंक में लाया। झारखंड के लोगों ने विरोध नहीं किया। विरोध किए हम लोग, कुछ लोग विरोध करते रहे, हम लोग सब जगह विरोध करते रहे, एक मुट्ठी लोग, लेकिन झारखंड के अधिकांश लोग चुप्पी साध लिए। आज वही पहले लैंड झारखंड लैंड बैंक था। आज की तारीख में मैं याद दिलाना चाहती हूँ, इसी को आप मोदी करता है कि राष्ट्रीय लैंड बैंक तैयार हो गया। तो लैंड बैंक तैयार कहाँ हो गया? जब मैं अखबार में देखने लगी तो मैं सोचने लगी कि राष्ट्रीय लैंड बैंक कहाँ है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि झारखंड में राष्ट्रीय लैंड बैंक तैयार हो गया। मेरे मित्रों, जब 16 और 17 सितंबर 2017 को यहाँ पर 12,000 पूंजीपतियों को ला के हाथी उड़ाया गया, मोमेंटम झारखंड किया गया। उस समय पेश किया गया था कि आपके लिए झारखंड का एक मिट्टी, एक बूंद पानी और एक गांव का जमीन, जहां भी तुम चाहते हो भूमि बैंक में हम तैयार करके रखे हैं। और उसको सिंगल विंडो सिस्टम से विदाउट एनी डिले हम जहां पर भी कारपोरेट घराने जमीन लेना चाहते हैं, रातों रात वहां से आप आवेदन भी डालिए सिंगल विंडो सिस्टम में। जमीन का मोटेशन भी आपका वहीं पर होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज 2014 के बाद धड़ल्ले से जमीन बिक रहा है। आप लोग रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा। आने वाले 15 साल में गांव का स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। गांव का जो भी ज्योग्राफी है वो पूरी तरह से खत्म हुए रहेगा। जंगल आपके हाथ में नहीं रहेगा। अभी खूंटी जिला में हम लोग हैं। खूंटी जिला में गांव में बोल रहा है कि मोदी सरकार ने जो ऑर्डिनेंस लाया था, उस ऑर्डिनेंस में कहा गया था कि एक इंच जमीन का रिकॉर्ड बनेगा। आज प्रॉपर्टी कार्ड बनाने की तैयारी हो रही है। और लैंड बैंक पहले झारखंड का था, अब राष्ट्रीय हो गया। अब जो जहां पर है उस लैंड बैंक के उन्हें सर्च करके वो जमीन कब्जा कर रहा है। कल के दिन में लगातार हम लोग यही बात कर रहे हैं कि कल के दिन में गांव के भीतर में बड़ा सा जमीन घेराबंदी करके बिकेगा। वहां पर कोई फैक्ट्री रहेगा, कोई महाजन का महल बनेगा। हम लोग बोलेंगे कि तो 5वीं अनुसूची का इलाका है, लेकिन इसके लिए कोई नहीं बोल रहा है, कोई इस पर बोलना नहीं चाहता। इसके लिए बहुत चैलेंजिंग है। जिस चुनौती की बात कर रहे हैं, अगर यही कहीं करेंगे तो फादर स्टेन स्वामी को क्यों उन्हें फंसाया गया? वो इसको इसीलिए फंसाया गया
स्वामी को मैंने ऐसे छोड़ देगा। तो मेरे मित्रों, ये चुनौती है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। आने वाले समय में अगर आज की तारीख में जो लैंड रिकॉर्ड बन रहा है, जो प्रॉपर्टी कार्ड बन रहा है, आज तो अपने जमीन खतियान को टैग कर रहा है आपका आधार कार्ड से। एक भी जमीन 5वीं अनुसूची के अंदर में गर्मध्रुव आम और गर्मध्रुव खास जमीन, जिसको हम गांव का प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसको आज लैंड बैंक के द्वारा सरकार मेरा प्रॉपर्टी बोल रही है, गांव के लोगों के हाथ में नहीं रहेगा। जो चुनौतियां हैं बहुत भयानक है। और आज की तारीख में हमको, मैं नहीं कह रही हूँ कि हम लोग वोट वाले लोग केवल हैं, हम लोग सारे लोग एक्शन वाले लोग हैं। आप चुनौती का समय आ गया है एक्शन में रहने का। एक एक बात के लिए जब तक हम एक नहीं करेंगे, आप बिरसा मुंडा ने एक्शन लिया था, सिद्धू कान्हू ने एक्शन लिया था, और हमारा इतिहास ने एक्शन लिया, इसीलिए उनका नाम स्वर्ण अक्षर से लिखा गया। स्टैन स्वामी अगर एक्शन नहीं लेते, एक्शन के रूप में वो मैदान में नहीं लेते, तो एक बौद्धिक के रूप में वो भाषण देते फिरते आज भी जिंदा होते। लेकिन एक्शन की जरूरत है। ये चुनौतियां हैं, एक्शन में हम कैसे एक होंगे। कलकत्ता में कोई कारों का लड़ाई हम लोग जीत सके, नेत्रहाट का लड़ाई जीत सके, लेकिन आज जिस तरह से चीजें पूरी तरह से तितर बितर हो गई है, जिस तरह से सिस्टम में आपने हमको बांट के रखा है, हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। हर चीज में हम चुप्पी साध ले रहे हैं, सबके बीच में जाते हैं। जब मिशनरियों के ऊपर में भी, जब यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के ऊपर में मॉब लिंचिंग हुआ था, तब हम लोगों को लगता था कि नहीं, मुस्लिम समुदाय के ऊपर में मॉब लिंचिंग हो रहा है। उसके बाद मिशनरियों के ऊपर में मॉब लिंचिंग हुआ, तब उसके ऊपर में मैंने हाथ करना चला, तब हम लोग बोलते थे कि नहीं, मिशनरियों के ऊपर में हो रहा है। जब सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर में, जब जिस तरह से पत्थरगढ़ी के ऊपर में 12 लोगों के ऊपर में और 20 लोगों के ऊपर में देशद्रोह का केस हुआ, तब हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अब हम भी नहीं बचेंगे। मित्रों, कोई नहीं बचेंगे। आज की तारीख में जो चुनौतियां हैं, हम अपना सारा चीज को छोड़ते हुए क्या हम नया उलगुलान कर सकते हैं? क्या नया आप नए तरह से इस ये धरती शहादत मांगती है? क्या हम नया शहादत देने के लिए तैयार हैं? तो अगर हम तैयार हैं शहादत देने के लिए, तो ये धरती को बचा सकते हैं, गांव को बचा सकते हैं, इतिहास को बचा सकते हैं, भाषा और संस्कृति को हम बचा सकते हैं। नहीं तो आगे वाले पीढ़ी के लिए हम कुछ नहीं बचा पाएंगे। हम लोग भाषण देते फिरेंगे, हम लोग तो अब आदत हो गया, 10 केस कर लो, 15 केस कर लो, केस पकड़ने तक कोर्ट कचहरी अटेंड करते जाओ, और फिर हम लोग बाहर रखेगा तो भाषण देते चलेंगे। लेकिन इससे समाज नहीं बदलेगा। समाज बदलने के लिए मुट्ठी को तान के रखने की जरूरत है, और नए सिरे से क्या हम आज की चुनौती में गुणबद्ध होके मैदान में संघर्ष कर सकते हैं, ये बड़ा चुनौती है मेरे मित्रों। सर, मैंने ज्यादा टाइम लिया, लेकिन आज की तारीख में ऐसा समय आ गया है कि हम लोग को अब श्वास नहीं ले पा रहे हैं कि क्या कल हम जिंदा रह पाएंगे या नहीं जिंदा रह पाएंगे, अब क्या आने वाला पीढ़ी को हम लोग कुछ दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, ऐसा लगता है। और मैं फिर से कहूंगी कि सारा चीज छोड़ के अब मैदान में चलने की जरूरत है, संघर्ष की जरूरत है। हथियार उठाने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोयलकारो आंदोलन ने जिस तरह से लाखों लाख लोग उतरे थे, नेत्रहाट आंदोलन को क्या फिर से हमने सिरे से पूरे झारखंड में खड़ा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इस चुनौती को हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। आप लोगों को मेरा जवाब